हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो बीमारी होती क्या है? हमारे स्वास्थ्य में जब कुछ कमी आ जाती है, हमारी कार्य क्षमता घट जाती है, तो हम जो है उसे बीमार होना कहते हैं। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य हम बीमारी को समझने से पहले हमें स्वास्थ्य को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। और हमने देखा है कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्या होता है कि प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें शारीरिक चोटें और मानसिक आघात वगैरह हो जाते हैं। ठीक है ना। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, तो उसे हम रोग की स्थिति मतलब बीमारी कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कोई आपदा है जिसमें भूकंप वगैरह आया, तो उसमें क्या होता है, शारीरिक चोटें लग जाती हैं, लोगों के हड्डियां टूट जाती हैं, कुछ का जो है दम घुटने लगता है, अत्यधिक दर्द भी होता है। ठीक है। और काफ़ी सारी मौतें भी हो जाती हैं। तो ये सब शारीरिक चोटों में आता है। मानसिक आघात क्या होता है कि मतलब वो मलबे में दबे हुए थे, उन्हें खाने पीने को नहीं मिला था, जिससे उनके जो है चिंता। ठीक है। और अगर बाढ़ में हिल गए हैं तो कैसे जो है भोजन वगैरह मिलेगा, उसकी चिंता, अपनी व्यवस्था मतलब अपने भविष्य की चिंता के कारण वो जो है अवसाद आदि में आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे एक अभी चल रही है कोरोना आपदा, तो इसमें इसे आपदा ही घोषित किया गया है। तो कोरोना पैंडेमिक में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब जो है लॉकडाउन थे, अब बिल्कुल बंद था। कुछ लोगों के यहाँ हो सकता है कि जो है उतना सामान भी ना हो, तो वो उनका जीवन कैसे गुजरा होगा, तो उन्हें वो मानसिक आघात पहुँचा है। ठीक है। तो आपदा होने के बाद जो है हमारे मनुष्य के शरीर व मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और हर कोई भी आपदा होती है वो व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक विकास को जो है प्रभावित करती है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा स्वास्थ्य है ना, हमने कहा ना कि स्वास्थ्य को हम किससे लेते हैं कि मनुष्य की उपापचयी व कार्कीय दक्षता के स्तर को मनुष्य के स्वास्थ्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है। और मनुष्य का मतलब स्वास्थ्य का महत्व क्या है। ठीक है। तो स्वास्थ्य का महत्व क्या है कि स्वास्थ्य जो है कई शब्दों व्यापक संदर्भों में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे जो है स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य भोजन। ठीक है। स्वस्थ भोजन। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हमें खाना सुचारू रूप से लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की कार्य क्षमता जो है वो बनी रहे। ठीक है। स्वास्थ्य शब्द शारीरिक कुशलता तक ही सीमित नहीं है। ठीक है ना। ऐसे हम केवल शारीरिक क्षमता से ही नहीं मान सकते, इसके और भी कई सारे क्या हैं पहलू होते हैं, आयाम होते हैं। ठीक है ना। अब विश्व स्वास्थ्य जो हमारा संगठन है WHO, तो उसने जो है स्वास्थ्य के लिए कई सारी जो है शब्दों को लिया है। मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीनों को लिया है। ठीक है ना। तो उसके अनुसार क्या है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था को स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है। और ये जो है मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं है। ठीक है। WHO ने ऐसा कहा है। ठीक। अब उसके बाद जब WHO ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयाम बताए हैं, तो उनके बताया है कि अगर शारीरिक रूप से कोई कुशल है, कार्य करने की क्षमता रखता है, तो ये उसकी शारीरिक आयाम हो गया। मानसिक, अगर जीवन में कोई तनाव, दुश्चिंता, अवसाद आदि व्यक्ति के कार्य की क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो ये मानसिक आयाम हो गया। और सामाजिक आयाम, यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जो है
सामाजिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और अगर जो है उसके आजीविका के जो है समाज का इफ़ेक्ट पड़ता है, और अगर वो ऐसा मतलब सामाजिक समन्वय करने से कर नहीं पाता तो वो जो है उसका सामाजिक आयाम कहलाता है। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मतलब इंडिविजुअल भी हो सकती है हमारी, ठीक है, केवल जो है पर्सनल मैटर जिसे हम कहेंगे, और कम्युनिटी टिश्यूज़ भी क्या हो सकते हैं, हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब सामुदायिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य, ठीक है, सबको मतलब जनता को क्या मिले, स्वच्छ पानी मिले, पीने योग्य जो है जल प्राप्त हो, सीवेज निस्तारण हो, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट का एकत्रीकरण उचित प्रकार हो, मिलावट खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना, ठीक है, कटे फलों, संदूषित मिठाई व अन्य निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक, पीड़क नियंत्रक, विशेष रूप से मच्छरों जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण, सड़कों की सफाई, पार्कों की सफाई, ये सब क्या है, हमारे सामुदायिक कार्य हैं जिनसे जो है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे सामाजिक पर्यावरण और स्वास्थ्य है, मतलब ऐसा वातावरण होना चाहिए आस पड़ोस का कि जो है आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक समरसता आदि होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की भय, दुश्चिंता, आशंका आदि ना हो। तो ये हमारा एक निबंध की तरह है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये पूरा हम इसे पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है ना। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है। ठीक, ये सब निबंध है, इसे हम पढ़ सकते हैं। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ जानने के बाद अब हम रोग शब्द की अवधारणा को जानें। ठीक है ना। रोग शब्द जो है अंग्रेजी के डिसीज़ शब्द से बना है। डिसीज़ माने होता है मतलब बाधित या आराम की रोग की स्थिति। ठीक है, मतलब हमारी कार्य प्रणाली को जो बाधा उत्पन्न करता है, हमारी शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रोग कहते हैं। स्वास्थ्य को हमने उपापचय व कार्य की दक्षता के रूप में जाना था, और इस दक्षता में आई कमी जो है वो क्या है, रोग की परिचायक है। ठीक, रोग जो है कुछ दिखाई देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण क्या होते हैं। शरीर में रोग होने पर शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी या खराबी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यह खराबी उसकी संरचना, रूप, रंग में हो सकती है, और ये जो शरीर में बदलाव होता है वही क्या कहलाता है, रोग के लक्षण कहलाते हैं। जैसे सिर दर्द व शरीर दर्द, खांसी, बुखार, दस्त, घाव में पस, ये सब क्या हैं, लक्षण हैं। ठीक है, अब ये कोरोना के क्या क्या लक्षण है, खांसी होना, बुखार होना, ठीक है, और कुछ में तो पता भी नहीं चल रहा है। तो रोग के चिन्ह, चिकित्सक रोगों के लक्षणों के आधार पर क्या होता है, रोग को चिन्हित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो है वह परीक्षणों द्वारा और इन सब के द्वारा हमें रोग की पहचान की जाती है। रोग जो हैं तीव्र तथा दीर्घकालिक जो रोग होते हैं, ठीक है ना, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग जो होते हैं, तीव्र रोग होते हैं, कम अवधि तक रहने वाले रोग तीव्र रोग कहलाते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं, जैसे सामान्य सर्दी, जुकाम, ये उत्पन्न होते हैं और शीघ्रता से शरीर से समाप्त हो जाते हैं। दीर्घकालिक रोग ये शरीर में लंबी अवधि तक जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं, जैसे फील पाव,
ठीक है। एलिफेनाइटिस, ठीक है। फील्डपा यानी फाइलेरिया को हम हाथी पाँव भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक दीर्घकालिक रोग है। मधुमेह, टीबी आदि भी क्या है, दीर्घकालिक रोग हैं। ये काफ़ी समय तक व्यक्ति में जो है रहते हैं, ठीक है। प्रेक्षण व निष्कर्षण क्या निकलता है कि अगर जो है कई महीनों से जुकाम तीव्र रोगों से ग्रसित हुए हैं और दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता पड़ते हैं, ठीक है ना। दीर्घकालिक रोग, तो दीर्घकालिक रोग हम पढ़ चुके हैं कि जो अधिक समय तक हमारे शरीर में रहते हैं और हमारे कार्य व संरचना को प्रभावित करते हैं, दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। अब फेफड़ों में टीबी, ठीक है, जैसे रोग से ग्रसित व्यक्ति का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वह हर समय थकान का अनुभव करता है और यह रोग व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। दीर्घकालिक रोगों से शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ हमारी सीखने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। स्वास्थ्य पर इसके लंबे समय तक रहने के कारण, कुप्रभाव लंबे समय तक रहने के कारण क्या होता है कि स्वास्थ्य बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। क्षय रोग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, इसकी खोज जो की थी किसने, रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसके कारक जो होते हैं वो होते हैं माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। तो इससे शरीर लक्षण क्या होते हैं, थकावट रहती है, दुर्बलता रहती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, भूख नहीं लगती, बाहर में कमी आ जाती है, बुखार रहता है, खांसी रहती है, कफ व थूक के साथ कभी कभी खून भी आता है, ठीक है। संक्रमण क्या होता है, संपर्क या वायु के माध्यम से ये फैलता है, ठीक है। इसके जीवाणु रोगी मनुष्य के खांसने, थूकने, बलगम आदि के साथ वायु में फैल जाते हैं तथा अन्य मनुष्यों को भी क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। इसके लिए BCG का टीका, स्वच्छ तथा ताजी वायु एवं पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन आदि की आवश्यकता होती है। उपचार क्या है, एंटी टर्बुकुलर चिकित्सा ATT द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। अब तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों में अंतर। तो तीव्र रोग जो है ये अल्पावधि रोग है, ठीक है, केवल कुछ समय तक ही रहता है। दीर्घ को रोग ये लंबे समय तक रहता है। शरीर पर इनका दीर्घावधि कुप्रभाव नहीं पड़ता, किनका, तीव्र रोगों का, क्योंकि ये जल्दी आते हैं, जल्दी उतर जाते हैं। और दीर्घकालिक रोगों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और रोग चूँकि शीघ्र समाप्त हो जाता है, इसलिए जो है स्वस्थ हो जाता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता। लेकिन ये लंबे समय तक रहते हैं, बने रहते हैं, इसलिए रोग से शरीर का सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित होने के कारण रोगी प्रायः पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाता। सामान्य सर्दी, जुकाम, आई फ्लू ये सब तीव्र रोग हैं। फाइलेरिया, टीबी, मधुमेह ये दीर्घकालिक रोग हैं, ठीक है। रोगों के कारण क्या है कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ जान लेने के बाद अब प्रश्न उठता है कि रोग के कारण क्या है। तो प्राथमिक या तात्कालिक कारण क्या होते हैं। रोगों के भी दो समूहों में वर्गीकृत कर दिया है, प्राथमिक या तात्कालिक कारण। प्राथमिक या तात्कालिक कारण सभी रोगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है प्राथमिक या तात्कालिक कारण होता है, ठीक है। संक्रमण रोगों के लिए प्रथम स्तर का या प्राथमिक तात्कालिक कारण कोई रोगजनक होता है। बिना रोगजनक की उपस्थिति के कोई संक्रामक रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि कोई बच्चा अतिसार या दस्त से ग्रस्त है तब हम कह सकते हैं कि इसका कारण वायरस है, ठीक है। तो सहायक या सहयोगी कारण, वह कारण जो स्वयं तो रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है, लेकिन रोग उत्पन्न करने में परोक्ष रूप से सहायक होते हैं, सहयोगी कारण कहलाते हैं। और सहयोगी कारण को दूसरे स्तर के कारण कहते हैं हम,
यह कारण जो है व्यक्ति को रोग के लिए सुग्राह्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे इस स्वस्थ रोग के प्राथमिक कारण नहीं होते हैं, जैसे कुपोषण व आनुवांशिक भिन्नता आदि है। तो दस्त से जो है पीड़ित बच्चे के उदाहरण से इसे समझते हैं। बच्चे को वायरस के कारण दस्त लगे। वायरस कहाँ से आया? माना बच्चों ने वायरस से संदूषित जल ग्रहण किया था, लेकिन यह संदूषित जल तो अनेक बच्चों ने ग्रहण किया था, तब केवल एक बच्चे को दस्त लगने की क्या है? ठीक है, इसकी एक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि बच्चा स्वस्थ नहीं था, अतः संदूषित जल पीकर क्या हो गया? वायरस के संपर्क में आया और बीमार हो गया। ठीक है, अन्य बच्चे स्वस्थ थे और वो बीमार नहीं पड़े। तो बच्चे के स्वस्थ ना होने का एक संभावित कारण बच्चे का कुपोषित होना हो सकता है। तो ये संतुलित भोजन आदि की कमी से होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सहयोगी कारण हो गए। इसीलिए जो है संतुलित भोजन आदि की शरीर के लिए आवश्यकता होती है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। कम पोषण की स्थिति या आनुवांशिक विविधता स्वयं बिना प्राथमिक कारण के जो है रोग उत्पन्न करने नहीं कर सकते, और इसलिए ये क्या है? द्वितीय सहयोगी कारण। ठीक है, यानी ये है सहयोगी कारण। और तीसरा व्यक्ति का गरीब होना, तो क्योंकि उसे भोजन सही से नहीं मिला, तो ये भी तीसरा गरीबी भी क्या होगी? एक कारण होगी। इसे हम तीसरा सहयोगी कारण मान सकते हैं। सामुदायिक सेवाओं और लोक सेवाओं का अभाव होना, ये भी एक कारण होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? कारणों के सहयोगी व द्वितीय कारण हो गए। ठीक है, संक्रामक तथा असंक्रामक कारक, वही जिनके द्वारा जो है ये रोग फैलते जाते हैं वो संक्रामक कारक कहलाते हैं, और जिनके द्वारा फैलते नहीं हैं वो असंक्रामक कारक कहलाते हैं। तो रोगों के कारकों को हम दो मुख्य प्रकारों से बांट सकते हैं। पहला बाह्य कारक तथा दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक क्या होता है कि शरीर को बाहर से प्रभावित करने वाले कारक बाह्य कारक कहलाते हैं। रोगजनक या रोग कारक सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये बाह्य कारक हैं। अपर्याप्त आहार बाह्य कारक है। पर्यावरणीय प्रदूषण, ड्रग्स, ठीक है, ये सब बाह्य कारक हैं। दूसरा हमारा आंतरिक कारक जो है वो क्या होता है कि ऐसे कारक जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित होते हैं तथा संक्रामक नहीं होते। इनको जैसे आंतरिक कारक कहे गए हैं। इसमें आता है हमारे आनुवांशिक रोग, ठीक है, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की क्रिया में आई न्यूनता एवं विसंगति, हार्मोन स्राव की न्यूनता या अधिकता, प्रतिरक्षी तंत्र की गड़बड़ियाँ, ये सब क्या है? हमारी आंतरिक कारक। ये पूरा जो है बड़ा है, हमने पढ़ रखा है पहले भी। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नियासिन पेलाग्रा, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, ठीक है, ऑस्टियोमाइलिसिस, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, प्रोटीन की कमी से क्वाशराकोर, और प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से मैरस्मस हो जाते हैं। तो ये हमारे जो है कारक हैं। असंक्रामक रोग, ठीक है, और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों और असंक्रामक रोगों में अंतर क्या है? ठीक है, संक्रामक रोग यह बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। असंक्रामक रोग या आंतरिक कारकों के कारण उत्पन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। संक्रामक रोगों का तात्कालिक कारण रोगजनक जीव होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? रोगजनक जीव होते हैं। और असंक्रामक रोगों का आंतरिक कारण क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त और किसी से भी उत्पन्न हो सकते हैं।
संक्रामक रोग ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा संचरित होते हैं। और असंक्रामक रोग यह रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक संचरित नहीं होते, ठीक है ना, ये बढ़ते नहीं हैं, तो वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोगों को पढ़ेंगे अब हम। तो संक्रामक कारक, ठीक है ना, संक्रामक रोग कारक सूक्ष्म जीव अर्थात रोगजनक द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव जगत में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, चपटे कृमि, गोल कृमि, ये सब क्या है, रोगजनक वर्ग है, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं, ठीक है। वायरस से हमारे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, एड्स, खसरा, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये सब वायरस के थ्रू होते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, एनाथ्रेक्स, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। दाद, एथलीट कोट, खुजली, डर्मेटाइटिस, ये किसके द्वारा होते हैं, फंजाई, ठीक है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, अमीबिया पेचिस, ठीक है, और काला जार, स्लीपिंग सिकनेस, ये किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। कृमि फ्लैट वर्म और राउंड वर्म, दो टाइप्स के होते हैं। तो फ्लैट वर्म से क्या होती है, टेनियसिस, ठीक है, टेब्रम का ग्रसन, और एस्केरिस का ग्रसन, हाथी पाँव वगैरह कृमि के द्वारा होते हैं, ठीक। तो ये हमने संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा। अब संक्रामक रोगों के जो जीव हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाइएगा, तभी क्वेश्चन कीजिएगा। इसके नोट्स बनाने हैं आपको, अच्छे से नोट्स बनाइएगा।